दोस्तों, मामूली सी झड़प से शुरू हुई ये अरब इज़राइल की जो ताज़ा लड़ाई है एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ती नज़र आ रही है। हफ्ते भर से ऊपर हो गया पर दोनों ही पक्ष अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं हैं। इज़राइल के पक्ष में हमेशा की तरह अमेरिका और पश्चिमी देश खुल के उतर आए हैं और जिनका मानना है कि इज़राइल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है किसी भी तरीके से। वहीं OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, दुनिया भर के मुसलमान मुल्क, ख़ास तौर से अरबी मुल्क, खुल के फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं और इज़राइल की निंदा कर रहे हैं। मोटी सी बात यह है कि 1948 में बना ये मुल्क इज़राइल, यहूदी मानते हैं कि वो 3000 साल बाद अपनी ज़मीन पर लौटे हैं, जहाँ से उनको किसी ज़माने में रोमन्स ने बेदखल कर दिया था। उनके तो इस पूरे खित्ते का नाम ही जूडिया हुआ करता था, जो कि जुडाइज़म उनके मत से जोड़ के देखा जाता था। रोमन्स ने इसका नाम बदल के पैलेस्टीन कर दिया, जो कि एक ग्रीक यानी यूनानी शब्द है। वहीं अरबी मानते हैं कि तकरीबन 1500 साल से वो यहाँ रह रहे हैं और उनको उनके घर से कोई बेदखल नहीं कर सकता। इज़राइल जहाँ 2 नेशन थ्योरी के आधार पर बना है, एग्जैक्टली उस तरह जैसे हमारे हिंदुस्तान में हुआ है, एक मुल्क को काट के 2 हिस्सा कर दिया गया, उसी तरह वहाँ भी इज़राइल और फ़लस्तीन इस पूरे हिस्से को काट के 2 मुल्क बना दिए गए। फ़िलिस्तीनी अरब और बाकी अरब ममालिक, इस्लामिक कंट्रीज़ इस फैसले को मानने को तैयार नहीं। उनका मानना है कि फ़िलिस्तीनों की ज़मीन चोरी हुई है। इन सारे घटनाक्रम से थोड़ा पीछे जाएं तो कई बातें साफ हो जाती हैं। क्या ये युद्ध अवॉइड हो सकता था? इससे किसका फ़ायदा हो रहा है? ये पूरा घटनाक्रम कहीं एक सोची समझी साजिश तो नहीं? आप देखें कि अपने 73 साल के अस्तित्व में इज़राइल को 192 में से 164 मुल्कों ने ही अभी तक मान्यता दी है। तकरीबन 30 मुल्क ऐसे हैं जो इज़राइल के राइट टू एग्जिस्ट यानी अस्तित्व में रहने के अधिकार को ही स्वीकार नहीं करते। वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया जैसे एक आध मुल्क छोड़ दिए जाएं तो इनमें से ज़्यादातर मुल्क अरबी और इस्लामिक हैं। अरबों की इज़राइल से ये पौन शताब्दी पुरानी एक दुश्मनी चली आ रही है। जहां अरबी और मुसलमान ममालिक मानते हैं कि यहूदियों का ये नाजायज़ कब्ज़ा है, वहीं यहूदी दुनिया में अपने इकलौते मुल्क को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप देखें कि ये पूरा हिस्सा जिसे हम मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट कहते हैं, सदियों से युद्ध का शिकार रहा है। किसी ना किसी हिस्से में, किसी ना किसी देश के बीच में युद्ध चलता ही चला आ रहा है। ऐसे में सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान, जिसे दुनिया MBS के नाम से जानती है और जो कि यहाँ के भविष्य के बादशाह होंगे, उन्होंने एक अभूतपूर्व पहल करते हुए अरबी दुनिया में पहली बार ये ख्याल फ्लोट किया कि बेहतर होगा इस पूरे खित्ते के लिए, इस पूरे हिस्से के लिए बेहतर होगा कि इज़राइल के अस्तित्व को अरबी दुनिया, मुसलमान मुल्क स्वीकार कर लें और उससे संबंध बहाल कर लें। इनिशियली उनके इस आइडिया को बहुत समर्थन नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे मोहम्मद बिन सलमान, चूँकि वो सऊदी अरब के शहजादे हैं और चूँकि सऊदी अरब में मक्का और मदीना होने के कारण ये उसके संरक्षक हैं और इस्लामी दुनिया के नेता के रूप में उनको देखा जाता है, तो धीरे धीरे उन्होंने अरबी दुनिया के तमाम मुल्कों को और मुस्लिम देशों को इसके लिए तैयार करना शुरू कर दिया। आज से सिर्फ 8 महीने पहले अगस्त 2020 में 4 मुस्लिम मुल्कों ने, 4 अरबी मुल्कों ने, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान, इन चारों ने एक संयुक्त घोषणा की। राष्ट्रपति ट्रंप, उनका भी बड़ा योगदान था इसमें। डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति में उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने इज़राइल के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है और जल्दी ही वो इज़राइल के साथ पूरे कूटनीतिक संबंध यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाएंगे। इस खबर ने पूरे इस्लामी जगत में हलचल मचा दी। पाकिस्तानी मीडिया देखिए तकरीबन रोज़ ही वहाँ छपता रहता था कि साहब सऊदी अरब का बड़ा दबाव है पाकिस्तान के ऊपर कि उसको भी इज़राइल को स्वीकार कर लेना चाहिए। तमाम इस्लामी प्रेस में इस तरह की खबरें पूरी दुनिया में छपने लगी कि इज़राइल के साथ किसी भी तरह का समझौता फ़िलिस्तीनियों के साथ गद्दारी होगा और फ़िलिस्तीनियों को एक तरह से अनाथ कर देने जैसा होगा।
अब आप देखें कि जो फ़िलिस्तीन है वो दो हिस्से में बटा है। नॉर्थ की तरफ आप, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप देखते हैं वेस्ट बैंक, और नीचे की तरफ आपको नज़र आएगा गज़ा पट्टी। तो गज़ा पट्टी पे जो हमास का शासन है, और हमास जैसा कि आप जानते होंगे कि तमाम मुल्क इसको एक अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, आतंकवादी गिरोह, लेकिन अब वो चुनाव जीतकर गज़ा पट्टी पे शासन कर रहा है। हमास को जो कुछ भी पैसा, हथियार और राजनीतिक और नैतिक समर्थन मिलता है वो इन्हीं अरब मुल्कों और मुस्लिम मुल्कों से मिलता रहा है। इसमें सबसे बड़ा रोल ईरान का भी रहा है। ईरान ने इनको हर तरह से मदद किया है। इसी बीच मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान से भी दोस्ती की पहल शुरू कर दी। अब पूरी अरबी दुनिया में आप देखें कि जो ये सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी है ये बहुत पुरानी है। सऊदी अरब सुन्नियों का गढ़ है, ईरान शियाओं का, और इसके चलते इनकी रंजिश तकरीबन हर दौर में सामने आई है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सऊदी अरब ने खुद से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और ईरान ने भी उसमें कुछ गर्मजोशी दिखाई है। माना जा रहा था कि इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, सिर्फ समय की बात है कि शहजादे जो सलमान हैं वो ईरान को भी मना के अपने पक्ष में ले आएंगे और तमाम अरबी दुनिया और तमाम मुस्लिम ममालिक इज़राइल से कूटनीतिक संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना लेंगे। जाहिर सी बात है इसका सबसे बड़ा झटका हमास को लगना था, फ़िलिस्तीनियों को लगना था, और ऐसे ही हुआ। पूरे खेमे में बड़ी बेचैनी आ गई और उनको कहीं ना कहीं लगने लगा कि वो अकेले पड़ गए हैं। हमास की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अरबियों को और तमाम मुस्लिम मुल्कों को किस तरह अपने खेमे में, अपने पक्ष में वापस लाए। देखिए 1990 की घटना है जब इराक के तत्कालीन डिक्टेटर सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। इसके जवाब में अमेरिका और पश्चिमी मुल्कों ने इराक पे हमला किया था, जिसको पहला खाड़ी युद्ध यानी गल्फ वॉर माना जाता है। अमेरिका के इस हमले में सारे अरबी मुल्क इराक की जगह अमेरिका के साथ खड़े नजर आए, क्योंकि किसी भी अरबी मुल्क को यह बात कबूल नहीं हुई कि जिस तरह सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे कब्जा कर लिया। उन्हें लग रहा था भाई सद्दाम के पास आर्मी है, ताकतवर हैं, आज कुवैत पे कम हमला किया है, कल किसी और मुल्क पे कब्जा कर लेंगे। सद्दाम हुसैन ने उम्मीद नहीं की थी कि अरबी मुल्क ही उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और पूरा मुस्लिम जगत उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। अकेले पड़ गए सद्दाम हुसैन ने अपनी समझ में एक गहरी चाल चली। वो जानते थे कि अरबी दुनिया का इज़राइल से इस कदर उनकी दुश्मनी है या इस कदर नाइत्तफाकी है कि वो किसी भी हालत में अमेरिका के साथ तो खड़े हैं पर इज़राइल के साथ नहीं खड़े हो सकते। तो ऐसे में बिना किसी प्रोवोकेशन के, बिना किसी उकसावे के सद्दाम हुसैन ने अपनी और अमेरिका के बीच चल रही जंग में, उस ज़माने में स्कड मिसाइल कहलाती थी, उन्होंने दनादन एक हफ्ते तक इज़राइल पे स्कड मिसाइल्स फेंकनी शुरू कर दी। दोस्तों इज़राइल के पास इस समय एक आयरन डोम सिस्टम है जिसमें वो हवा में ही मिसाइल्स को मार देता है, आपने देखा होगा टीवी पे, पर उस समय इज़राइल के पास ये सिस्टम नहीं था। ये बात 1990 की हो रही है, 30 साल पुरानी। तो तमाम मिसाइलें इज़राइल में जाके गिरी, जान और माल का नुकसान भी हुआ। पर इज़राइल को ये बात मालूम थी कि अगर उसने पलट के इराक पे हमला किया तो सारे अरब मुल्क और सारा मुस्लिम जगत इराक के पक्ष में उतर आएगा, इज़राइल के विरोध में। अपने 73 साल के अस्तित्व में ये इकलौता अपवाद था जब इज़राइल ने अपने ऊपर हुए हमले का पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इससे सद्दाम हुसैन की चाल नाकामयाब हो गई। उसे कुवैत से वापस लौटना पड़ा और माफ़ी भी मांगनी पड़ी। लेकिन अगर इज़राइल ने उस वक्त सद्दाम पर हमला कर दिया होता तो डेफिनेटली दुनिया फिर से दो खेमे में बढ़ जाती, जिसमें एक तरफ इज़राइल अपने पश्चिमी देशों के साथ होता और दूसरी तरफ सद्दाम हुसैन पूरे अरब जगत और पूरी मुस्लिम दुनिया के साथ होता। हमास ने सद्दाम हुसैन के इसी दांव को दोबारा आजमाया और सद्दाम जहां असफल हुए थे, हमास वहां सफल हो गया। हमास ने मुद्दा बनाया अल-अक्सा मस्जिद को। अब अल-अक्सा मस्जिद इस्लाम में तीसरी सबसे पवित्र, सबसे मुकद्दस मस्जिद मानी जाती है। रमज़ान के महीने में वहाँ नमाजियों और पुलिस के बीच में झड़प हुई। फ़िलिस्तीनियों और पुलिस के बीच में, सुरक्षा बलों के बीच में झड़पें इज़राइल का एक रूटीन फीचर है, साल भर होती रहती हैं, लगातार होती रहती हैं। लेकिन इस बार उस मौके का लाभ उठाकर
हमास ने ताबड़तोड़ एक ही रात में तकरीबन 300 रॉकेट इजराइल पे दाग दिए, और वो भी पहली बार जेरूसलम को निशाना बनाकर। उसके बाद क्या हुआ आप सबने देखा, इजराइल ने पलटकर डिसप्रपोर्शनेट फोर्स, बहुत ज़्यादा ताकत लगाकर हमास पर और गज़ा पट्टी पे हमला किया। जाहिर सी बात है कि इजराइल टेक्नोलॉजिकली और हर तरह से मिलिट्री में कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो हर तरह से हमास पे और फ़िलिस्तीन पर भारी पड़ रहा है। और जैसे ही ये हुआ वैसे ही पूरा अरब जगत और पूरा मुस्लिम समाज, पूरा तमाम मुस्लिम मुल्क फिर से फ़िलिस्तीन के पक्ष में और इजराइल के खिलाफ खड़े नज़र आ गए। OIC की मीटिंग कॉल हो गई, 52 मुल्कों ने खड़े होकर प्रस्ताव पारित कर दिया, और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने तो कुछ बहुत ही उटपटांग प्रस्ताव ही दे डाले। उन्हें माना था कि साहब एक नई आर्मी बनाई जानी चाहिए जो कि फ़िलिस्तीन की और इजराइल से रक्षा करेगी। उनका कहना था कि टेक्नोलॉजी तुर्की दे देगी, पैसे अरब मुल्क दे दें, और अफ्रीका के जो मुस्लिम मुल्क हैं जिनके पास ना टेक्नोलॉजी है और ना पैसे हैं, फौजी वहाँ से आ जाएंगे, यानी चूंकि उनके पास कुछ और नहीं तो जान दे दें। अर्दोगान की पुरानी एक अनबन चली आ रही है मोहम्मद बिन सलमान से भी। दोनों ही मुस्लिम जगत के नेता होना चाहते हैं। जहां मोहम्मद बिन सलमान मानते हैं कि मक्का और मदीना के कस्टोडियन यानी कि संरक्षक होने के नाते वो मुस्लिम समाज के और पूरी मुस्लिम दुनिया के निर्विवाद नेता हैं, वहीं अर्दोगान ये मानते हैं कि वो ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया के वंशज हैं, और तुर्की को ही ये हक हासिल है कि वो एक जो ग्लोबल मुस्लिम वर्ल्ड है, जो पूरी दुनिया में फैले हुए मुसलमान हैं, उनका नेतृत्व करे। इसके चलते इन दोनों के बीच में एक व्यक्तित्व की लड़ाई भी चली आ रही है, और इसका मौका अर्दोगान ने भी उठाया। तो जहां इस पूरी लड़ाई में हमास की साजिश कामयाब होती नज़र आ रही है, अर्दोगान को अपना कद बढ़ाने का मौका मिला है, वहीं बात करते हैं इजराइल की। इजराइल में आप देखें, नेतन्याहू 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं, पर वो बहुमत हासिल नहीं कर पाए हैं। राष्ट्रपति ने उन्हें आदेश दिया है कि वो प्रधानमंत्री पद छोड़ दें, और जो विपक्ष के नेता हैं वहाँ पे लिपिड, उनको आमंत्रित किया है कि वो आकर सरकार बनाएं और अपना बहुमत साबित करें। तो लिपिड जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने अपना बहुमत जुटाने के लिए इजराइल की जो इकलौती इस्लामी पार्टी है, बड़ा दिलचस्प सा नाम है उसका, राम पार्टी कहलाती है, और उससे अपील की कि बहुमत जुटाने में वो उनकी मदद करें। और आश्चर्य की बात है कि उस इस्लामी पार्टी ने विपक्ष के नेता जो लिपिड हैं उनका साथ देने के लिए हामी भर दी। तो इस तरह एक तरह से लिपिड का बहुमत बन गया। यदि ये युद्ध जब शुरू हुआ तब नहीं शुरू होता, 2 या 3 दिन बाद नेतन्याहू इस्तीफा दे देते और लिपिड नए प्रधानमंत्री बनते, और इतिहास में पहली बार एक इस्लामिक पार्टी इजराइल की सरकार का हिस्सा बनती। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता। इसके बाद पूरी अरबी दुनिया और तमाम मुस्लिम मुल्कों को इजराइल के साथ संबंध बनाना बहुत आसान हो जाता, क्योंकि वहाँ पे एक इस्लामिक पार्टी सरकार को रिप्रेजेंट कर रही होती। इसके बाद हमास का इजराइल से युद्ध करना या इजराइल पर रॉकेट फेंकना, अटैक करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि तब ये लड़ाई इस्लाम के नाम पे नहीं लड़ी जा सकती थी, क्योंकि इजराइल की सरकार में ही एक इस्लामिक पार्टी का हिस्सा होता। लेकिन हमास ने समय रहते कार्रवाई की, और नेतन्याहू ने भी ये जानते हुए कि उनकी राजनीतिक पारी शायद एक बियाबान में जा रही है, एक ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई की। अब हाल ये है कि हमास को डेफिनेटली एक राहत मिली है कि पूरे अरब मुल्क और पूरे मुस्लिम मुल्क फिर से उसके साथ खड़े हैं, और नेतन्याहू को भी एक नई पॉलिटिकल इनिंग मिल गई है। सत्ता का हस्तांतरण, पावर ट्रांसफ़र जो था वो रुक गया है, और नेतन्याहू अभी भी प्रधानमंत्री बने हुए हैं और एक नेशनल हीरो बने हुए हैं, और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि इस युद्ध के बाद नेतन्याहू बहुमत जुटाने और सरकार को मुस्तकिल रूप से चलाने में भी सफल हो जाएं। तो सबके अपने अपने मफाद हैं, अपने अपने इंटरेस्ट हैं, और कहते हैं कि जो दिखता है वो हमेशा नहीं होता। मैं मानता हूं कि राजनीति में और ख़ास तौर से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में
जो दिखता है शायद वो कभी नहीं होता। दुष्यंत कुमार की लाइनें याद आ रही हैं, मसलहत आमेज़ होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत, तू अभी नादान है।